एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर 1 हमारा था फ्रेंच रेवोल्यूशन। हमने ब्रीफ में उसको स्टडी कर लिया था। अब हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखते हैं। डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेस लीडिंग टू द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस। तो इसको हम लोग देखते हैं। द डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस लीडिंग टू द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस आर। पहला तो सोशल इनइक्वालिटी था, जो फ्यूडल सिस्टम था। The society was divided into 3 estates in which only the first 2 estates enjoyed privileges by birth. Only third estate, तो यहाँ पर पेड हो जाएगा, इसका V2 पेड होता है, PAID स्पेलिंग देख लेंगे। Only third estate paid the taxes, तो सिर्फ 2 स्टेट टैक्स पे करते थे। अगला है वॉर विद ब्रिटेन। तो जब लुई 16 राजा बने थे तो वैसे ही एम्प्टी ट्रेजर था, और फिर जब वॉर विद ब्रिटेन हुआ टू फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिकन कॉलोनीज, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा खर्च हुआ, जिसके कारण इन्हें टैक्स बढ़ाना पड़ा। तो व्हेन लुई 16 बिकेम किंग ही फेस्ड एन एम्प्टी ट्रेजर। द वॉर विद ब्रिटेन फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिकन कॉलोनीज लेड टू द माउंटिंग डेट ऑन द मोनार्की। दीज लेड टू द इंक्रीज इन टैक्स। ठीक है, तो टैक्स बढ़ा, लेकिन ये प्रॉब्लम थी कि सारा का सारा टैक्स थर्ड एस्टेट को ही देना था, और उसमें जो मेजॉरिटी पीपल थे वो पेजेंट्स थे, आर्टिजन्स थे और पुअर पीपल थे। Subsistence crisis. Due to more demand and less production, the price of bread increased. Wages did not keep pace with the high prices. तो हमने देखा था डिमांड ज़्यादा थी पर प्रोडक्शन कम था, तो प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए। इनलाइटमेंट आइडियाज़, तो जैसे जैसे मिडिल क्लास का ग्रोथ हुआ तो वो लोग ओवरसीज़ गए और वहाँ पर बहुत सारे आइडियाज़ आए, फिलोसफर्स आए, तो उनके जो आइडियाज़ थे वो भी उनसे उनकी थिंकिंग चेंज हुई। उन्हें लगा कि बर्थ बाय प्रिविलेजेस गलत है और मेरिट्स पे होना चाहिए। तो एनलाइटमेंट आइडियाज़, द फिलोसफर्स प्रमोटेड आइडियाज़ ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, सोशल इक्वालिटी एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स। फिर ग्रोइंग मिडिल क्लास, ड्यू टू द इंक्रीज्ड ओवरसीज ट्रेड अ न्यू क्लास इमर्ज्ड। दे वो वेल्दी, एजुकेटेड एंड बिलीव्ड। तो वेल्दी थे, एजुकेटेड थे, उनके पास कई आइडियाज़ थे और वो ये मानते थे कि नो ग्रुप शुड हैव प्रिविलेजेस बाय बर्थ बट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट्स। तो अपने मेरिट्स पर, अपने काम पर उनका पोजीशन होना चाहिए, प्रिविलेज होना चाहिए, ना कि बर्थ से। अगला है डिसोल्यूशन ऑफ एस्टेट जनरल। डिसोल्यूशन मतलब एक तरह से जो वहाँ पर एस्टेट जनरल्स में मीटिंग बैठी थी वो मतलब हट गई, मतलब वो मीटिंग पूरी नहीं हो पाई, असफल हो गई। तो लुई 16 रिजेक्टेड द प्रपोजल ऑफ 1 member 1 vote बाय थर्ड एस्टेट। द थर्ड एस्टेट इन प्रोटेस्ट फॉर्म द नेशनल असेंबली। तो वहाँ पर थर्ड एस्टेट ने बोला था कि 1 member 1 vote होना चाहिए, लेकिन लुई 16 ने मना कर दिया। तो इसके कारण प्रोटेस्ट किया उन्होंने और वहाँ से वो चले गए, और फिर उन्होंने जो हमने देखा था टेनिस कोर्ट में, वहाँ पर उन्होंने नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन किया। तो ये कुछ रीजंस थे, आप इनको मॉडिफाई कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ग्रुप ऑफ फ्रेंच सोसाइटी बेनिफिटेड फ्रॉम द रेवोल्यूशन, विच ग्रुप्स वर फोर्स्ड टू relinquish पावर, विच सेक्शंस ऑफ सोसाइटी वुड हैव बीन डिसअपॉइंटेड विद द आउटकम ऑफ द रेवोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चन है। सबसे पहले कौन से ग्रुप्स बेनिफिट हुए, तो सबसे ज़्यादा तो थर्ड एस्टेट के हुए, क्योंकि उन्होंने रिवॉल्ट किया था, और थर्ड एस्टेट में भी सबसे ज़्यादा हुए वेल्दी पीपल, क्योंकि नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन, मोनार्की आया, तो वहाँ पर जो वेल्दी पीपल थे, जो अच्छे से टैक्स पे कर रहे थे, वही हायर पोजीशन पे जा पा रहे थे, और बाकी जो नहीं कर पा रहे थे उनको पैसिव सिटीजन्स कहा गया और उन्हें राइट टू वोट भी नहीं मिला। तो यहाँ पर द ग्रुप ऑफ थर्ड स्टेट ऑफ फ्रेंच सोसाइटी बेनिफिटेड फ्रॉम द मोस्ट द ग्रुप्स ऑफ द थर्ड स्टेट। ठीक है, तो थर्ड स्टेट में बेनिफिट हुआ। द मिडिल क्लास, आर्टिजन्स, पीजेंट्स वो बेनिफिटेड। तो इन सबको बेनिफिट तो मिला है ना, लेकिन जो मेन बेनिफिट मिला वो वेल्दियर पीपल को मिला था। आप लिख सकते हैं मेनली द वेल्दियर पीपल ऑफ थर्ड स्टेट वो बेनिफिटेड। अब किन्होंने अपनी पावर रेलिंक्विश मतलब छोड़ दी, ठीक है, पावर अब उनसे हट गई, छीन ली गई, कह सकते हैं। द क्लर्जी एंड द नोबल्स वर फोर्स्ड टू रेलिंक्विश पावर। तो उन्हें अपन फोर्स किया गया अपनी पावर छोड़ने के लिए, क्योंकि इनके पास बर्थ बाय प्रिविलेजेस थे और टैक्सेस लेता था क्लर्जी, ठीक है, और ये सब चीज़ें उन्हें छोड़नी पड़ी। द लोअर क्लासेस ऑफ थर्ड स्टेट सच एज पीजेंट एंड आर्टिजन्स वर डिसअपॉइंटेड आफ्टर द रेवोल्यूशन। तो आफ्टर द रेवोल्यूशन कौन डिसअपॉइंटेड या कौन दुखी हुए, मतलब कह सकते हैं कि जितनी उनको अपेक्षा थी, जितनी उनको चाहत थी कि रेवोल्यूशन के बाद हमारा बेनिफिट होगा, वो नहीं हुआ, तो डिसअपॉइंट हुए। कौन हुए, तो मेनली जो थर्ड स्टेट के पेजेंट्स थे, आर्टिजन्स थे, लोअर क्लासेस थे, पुअर पीपल थे, विमेन थी, ठीक है, ये सब डिसअपॉइंट हुए। were disappointed after the revolution as only the wealthier sections of the third state got the top position and benefits। तो जो वेल्दियर सेक्शन थे उनको राइट टू वोट मिला, क्योंकि जो टैक्स पे कर पा रहे थे, ठीक है, वो एक्टिव सिटीजन थे, और जो और ज़्यादा टैक्स पे कर पा रहे थे, मतलब जो वेल्दियर सिटीजन्स थे,
बिजनेसमैन थे, वो सबको हायर इलेक्टर्स और उसके आगे नेशनल असेंबली फॉर्मेशन करने को मौका मिला, वही मेंबर्स बने। अगला है डिस्क्राइब द लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन फॉर द पीपल ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी एंड द 20th सेंचुरी। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद और भी रेवोल्यूशंस हुए, और भी जो कॉलोनीज थी उन्होंने भी अपनी फ्रीडम के लिए, इक्वालिटी के लिए, इंडिविजुअल राइट्स है ना, इन सब के लिए प्रोटेस्ट किया। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के कुछ आइडिया जैसे लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट थे, इंडिविजुअल राइट्स। The French Revolution's legacy during the 19th and 20th centuries included the spread of democratic ideals जैसे liberty, equality and fraternity. It included the abolition of feudalism, जो feudalism system था, feudal system, and the rise of nationalism. तो nationalism का rise हुआ, आगे भी हम लोग देखेंगे। The ideas of freedom and equality were adapted by the colonized people in their struggle for independence. तो और भी जो colonies थी वहाँ पर भी जो लोग थे उन्होंने protest किया, ठीक है, फ्री होने के लिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए। द आइडियाज स्प्रेडेड इन यूरोप वेयर द फ्यूडल सिस्टम वॉज एबोलिश्ड। तो आइडिया स्प्रेड हुआ, फ्यूडल सिस्टम फिर यूरोप से हटा। बाय द मिड ऑफ 20th सेंचुरी की 1900 से 2000 मतलब 2000, तो लगभग 1950s के आसपास। तो बाय द मिड ऑफ 20th सेंचुरी मैनी कंट्रीज अडॉप्टेड डेमोक्रेसी एज द प्रेफर्ड मोड ऑफ रूल। तो ज़्यादातर कंट्रियों ने डेमोक्रेसी को ही अपनाया। अगला हमारे पास है ड्रॉ अप अ लिस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स वी इंजॉय टुडे हुज ऑरिजिन्स कुड बी ट्रेस्ड टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। तो जो राइट्स आज हम लोग एंजॉय करते हैं, आज हमारे पास है वो राइट्स, तो वो राइट्स को मतलब उनका जो ऑरिजिन्स है, किन किन राइट्स का जो ऑरिजिन्स है, शुरुआत है, हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन को मान सकते हैं कि वहाँ से ये राइट्स इन्फ्लुएंस हुए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं The list of democratic rights that we enjoy today whose origins could be traced to the French Revolution, और यहाँ F कैपिटल हो जाएगा। French Revolution are पहला राइट टू इक्वालिटी, फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, पर क्योंकि राइट पूछा है तो आप राइट टू, ये दो वर्ड्स आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट टू वोट, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। आप और भी देख सकते हैं या कुछ रिमूव भी कर सकते हैं, मतलब मॉडिफाई कर सकते हैं आपको कितना लिखना है। आगे हम लोग देखते हैं वुड यू अग्री विद द व्यू दैट द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल राइट्स वाज बेसेट विद कॉन्ट्रडिक्शंस एक्सप्लेन। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि जो मैसेज ऑफ यूनिवर्सल राइट्स था, क्या उसमें कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस भी था, क्या उसको पूरी तरह फॉलो किया गया था। हमने देखा था राइट्स ऑफ मैन जो डिक्लेयर हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की में, तो क्या वो पूरी तरह फॉलो हुआ, या फिर जो यूनिवर्सल राइट्स हैं वो पूरी तरह फॉलो होते हैं। हम लोग इसको जनरल सेंस में भी ले सकते हैं, ठीक है। क्या उनमें कोई कॉन्ट्रडिक्शंस भी आती हैं, एक्सप्लेन करना है। तो येस द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल राइट्स वाज बीसेट विद कॉन्ट्रडिक्शंस। तो हाँ, उनमें कॉन्ट्रडिक्शंस थे। तो वुड यू एग्री है, मतलब येस और नो का आंसर है, तो पहले हमने येस बोल दिया। उसके आगे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो हम लोग उसी के कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करते हैं, आंसर देते हैं। द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स एज पर द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 डिड नॉट गिव मच इंपॉर्टेंस टू वुमेन। तो ये जो था वुमेन को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा था, इक्वल वेजेस नहीं थे और फिर पैसिव सिटीजन थी सारी वुमेन। Also, the Constitution of 1791 put women and lower poor groups of the third estate as passive citizens who were denied the right to vote. तो जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस था, यूनिवर्सल राइट्स, द राइट ऑफ मैन, राइट टू मैन जो था, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स लिखे थे, लेकिन उनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिख रहा था, है ना। तो ज़्यादातर जो पावर थी नेशनल ग्रुप के, जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स थे, वो सब वेल्दियर थे, पुअर पीजेंट्स, इनको पूरी तरह से बेनिफिट नहीं मिला, इनको पैसिव सिटीजन्स और राइट टू वोट भी इन्हें नहीं दिया गया। तो द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द यूनिवर्सल राइट्स वॉज नॉट डन एज वॉज डिज़ायर। तो जो डिज़ायर था, जो होना चाहिए था, वो नहीं किया गया, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। अगला हम लोग देखते हैं हाउ वुड यू एक्सप्लेन द राइज ऑफ नेपोलियन। तो नेपोलियन बोनापार्टे, इनका राइज हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आफ्टर द जैकोबियन रेजाइम वॉज केम टू एन एंड अ डायरेक्टरी वॉज फॉर्म। ठीक है, तो जैकोबियन रेजाइम जब हटा रेन ऑफ टेरर के बाद, तो फिर एक डायरेक्टरी फॉर्म हुई थी। अब डायरेक्टरी में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थे, डायरेक्टर्स थे और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स थे, ठीक है। तो इनके बीच में बहुत क्लैश होता था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। तो द डायरेक्टरी हैज़ कॉन्फ्लिक्ट्स, या हैड लिख सकते हैं, द डायरेक्टरी हैड कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन देम। ठीक है, तो डायरेक्टरी जो थी उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होती रहती थी, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थे, डायरेक्टर्स थे, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होती रहती थी, जिसके कारण पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बढ़ गई, ठीक है। और जो नेपोलियन थे वो बहुत ही अच्छे कमांडर थे मिलिट्री के, उनके पास मिलिट्री पावर थी, ठीक है, अच्छे कमांडर थे, तो इसी का फ़ायदा उठाया गया, ठीक है। तो ये जो एक
एक तरह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, एक वैक्यूम सा बन गया था, तो वहाँ से फिर रास्ता मिला नेपोलियन को आगे बढ़ने का विद द यूज़ ऑफ द मिलिट्री पावर। ठीक है, तो मिलिट्री पावर का यूज़ करके और ये पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का फ़ायदा उठाकर उन्होंने फिर पावर को मतलब अपने हाथों में लिया और फिर 1804 में नेपोलियन क्राउन्ड हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ France. So the directory had conflicts between them, the political instability and the power of Napoleon as a military commander. Military commander paved the way for his rise. तो नेपोलियन के राइज के लिए पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एंड द एबिलिटी और मतलब कह सकते हैं द पावर एज अ मिलिट्री कमांडर, ये दोनों मेन फैक्टर्स थे। नेपोलियन क्राउन्ड हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ फ्रांस इन 1804। तो उन्होंने 1804 में अपने आप को एम्परर ऑफ फ्रांस बताया, मतलब घोषित किया, क्राउन किया। और 1815 में फिर बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन की हार होती है। तो ये हुआ। तो इसी के साथ ये कंक्लूजन था हमारा चैप्टर 1 का। तो हमने ये पूरा किया। आप मार्क्स के हिसाब से या फिर लैंग्वेज के हिसाब से इसको चेंज और मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हमने हिस्ट्री का चैप्टर 1 पूरा किया, ब्रीफ में हमने स्टडी किया। अब हम लोग चैप्टर 2 करेंगे और ऐसे ही धीरे धीरे हिस्ट्री क्लास 9 NCERT में आगे बढ़ेंगे।